जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स किए हैं ना वेक्टर्स के। तो आज के लेक्चर में हम थोड़े से और न्यूमेरिकल्स करते हैं, आ जाओ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस कैनॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस, है ना। देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कौन सा पेयर है ना, मतलब इन अगर मैं 2 न्यूटन और 8 न्यूटन के वेक्टर का वेक्टर एडिशन करता हूँ तो क्या मुझे रिजल्टेंट 4 मिल सकता है क्या। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उनके बीच का एंगल भी चाहिए ना। हमें पता है कि 8 + 2 करेंगे और अगर वो वेक्टर है तो आंसर 10 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 10 कब होगा 8 और 2, जब 8 और 2 दोनों कैसे हों, सेम डायरेक्शन में हो, तब 8 और 2 का एडिशन क्या होगा 10। बट एंगल के हिसाब से आंसर बदलेगा। तो तुमसे वो पूछ रहा है क्या 2 और 8 न्यूटन को ऐड करेंगे तो क्या 4 मिलेगा क्या 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा क्या 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा क्या 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा क्या, है ना। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके बीच के एंगल पे। बट वो एंगल उसने नहीं बताया, वो सिर्फ तुम्हें दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बता रहा है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 है। क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे 4 के इक्वल मिल सकता है क्या, वो ये पूछ रहा है। फिर वो क्या पूछ रहा है ऑप्शन बी में, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 4 मिल सकता है क्या। एक का मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 है तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 4 मिल सकता है क्या। और अगर एक का मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे का 4 है तो क्या इन दोनों का 4 मिल सकता है क्या। तो दो चीज़ें तो तुम्हें बिल्कुल माइंड में क्लियरली पता चल रही है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। कैसे, अगर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों का ही मैग्नीट्यूड 2 है तो मुझे बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 4 होगा ना, है ना। इसका मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी भी है, बिल्कुल है। कैसे, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 है, और इधर वेक्टर बी है इससे 180 डिग्री पे जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। बोलो दोनों ऐसे ऑपोजिट हो गए ना आप, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 4 आएगा, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया है ना, तो मुझे इस दिशा में वेक्टर सी मिलेगा ना, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा 4, है ना। ये वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर एंगल 0 और 180 है तो स्पेशल केस वाले हो गए ना। बट एंगल कुछ और होके भी हो सकता है क्या ऐसा, तो उसको भी पता करने का अपने को तरीका है। ध्यान से देखो, मुझे बताओ, अगर तुम्हें वो वाली ट्रिक याद होती जो क्लास में मैंने बताया था तो हमें ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे, क्या हमने आर मैक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना। और क्या हमने आर मिन का भी फॉर्मूला पढ़ा है, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल पढ़ा है। तो हमें ये बात पता है कि जो भी इनमें से आंसर आना है वो इन दोनों के बीच में ही आना है। तो ध्यान से बताओ मुझे, 2 और 8 का मैक्स कितना है ना, 2 और 8 का आर मैक्स कितना है 10, और आर मिन कितना है 6। सिमिलरली ऑप्शन बी में आर मैक्स कितना है 4 और आर मिन कितना है 2 - 2 है ना 0। सिमिलरली ऑप्शन सी में आर मैक्स कितना है 2 + 6 8 और आर मिन कितना है 4, है ना, दोनों को माइनस करके। 2 और 4 का आर मैक्स कितना है 2 + 4 6, और दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 2 और 4 को -2 मिलेगा। बट हम 2 लिखेंगे क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, है ना। आर मैक्स और आर मिन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, मुझे रिजल्टेंट चाहिए 4। क्या 4 इन दोनों के बीच में आता है क्या, नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या 4 इन दोनों के बीच में आता है, हाँ, है ना। आर मैक्स से आर मिन के बीच में कोई भी वैल्यू, और आर एक्स और आर मिन तो हो ही सकता है ना। ऐसा नहीं कि बीच में ही होगा सिर्फ, 4 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, 7.99 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है ना। आर मैक्स तो वहाँ 7.99 और 8 नहीं, सॉरी, आर हम ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं। तो आर मैक्स 4 कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो 4 हो सकता है ना, ठीक है।
0 भी हो सकता है। तो क्या ये जो वैल्यू है ये 4 और 0 के बीच में आ रही है? हाँ आ रही है, क्योंकि 4 में काउंट हो जा रहा है वो ना। सिमिलरली ऑप्शन सी, क्या 4 से 8 के बीच में आ रहा है? हाँ, तो देखो अब इस बार मिनिमम पे हो गया ना, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, क्या 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है? मुझे रिजल्टेंट 4 चाहिए, तो क्या कह रहा है कि 6 और 2 आर मैक्स और आर मिन है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 6 से 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है अगर हमें एंगल थीटा पता हो। तो इसका मतलब कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, कैन नॉट बी एडेड, इसका मतलब 2 और 4 को भी ऐड करने से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर मैक्स से आर मिन के बीच में आ रहा है ना रिजल्टेंट, तो 4 हो सकता है। लेकिन वो तुमसे ये पूछ ही नहीं रहा, वो तुमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ दिस कैन नॉट बी एडेड, मतलब किसको ऐड करने से नहीं मिल सकता, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए है ना। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तुम पहले दोनों को अगर ऐड करोगे, है ना, ये सब इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर है। पहले वाले को अगर तुम 2 और 8 को ऐड करोगे तो तुम्हें जो रिजल्टेंट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिल सकता है, कम से कम 6 मिल सकता है, बट 4 तो कभी नहीं मिल सकता, है ना। जो भी आंसर मिलेंगे 6 या 6 से 10 के बीच में, या फिर 10, बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो आर मैक्स आर मिन पता होता वाली बात, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे आओ। फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड √3p act as right angles to each other if the resultant makes an angle theta with force of magnitude p। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके देखते हैं। एक वेक्टर p है और एक वेक्टर √3p है, एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना। एक का मैग्नीट्यूड p है, इसको भी वेक्टर, चलो मैं p बोल देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड p ले लेता हूँ। और जो दूसरा वेक्टर है, लेट अस से ये वेक्टर q है, और इसका मैग्नीट्यूड उसने कितना बोला? √3p, है ना। ये वाला जो p है इसको रूट के बाहर रखना, उस क्वेश्चन में वो रूट के बाहर अंदर लग रहा है, तो उसको तुम्हें रूट के बाहर रखना है ना। ठीक है, तो इस p को हमें रूट के बाहर रखना है। क्लियर? रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, तो √3p, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। अब वो क्या कर रहा है? द रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट बनाते हैं। आ जाओ, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए। ये है मेरा रिजल्टेंट, ठीक है, वेक्टर आर ले लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? ये एंगल थीटा बना रहा है वेक्टर p के साथ। फाइंड थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ करना ही नहीं है अपने को इस क्वेश्चन में, तो यार तो बहुत इजी है। √3p हो गया, ये p हो गया। बताओ tan थीटा क्या करूँ? परपेंडिकुलर बाई बेस कर दूँ ना, मतलब √3p बाई p, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो ऐसे ही सॉल्व हो गया ना, कुछ करना ही था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बट इजी क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि ये वाला चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है, इसीलिए जितना क्वेश्चन बनाते जाओगे आगे वाली चीज़ें तुम्हें आसान लगती रहेंगी। क्लियर? क्वेश्चन बना लिया आज, सालों तक छोड़ दिया, भूल गए, तो कभी नहीं समझ आएगा। क्लियर? तो ये तुरंत तुम्हें समझ में आया ना, तो इन चीज़ों को नोट करोगे, क्यों तुरंत तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज 3:1। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर मैक्स a प्लस b होता है, आर मिन, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट a माइनस b होता है। वो बोल रहा है इन दोनों का रेशियो, आर मैक्स और आर मिन, ना रिजल्टेंट के रेशियो की बात कर रहा है वो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसका मतलब वो कह रहा है आर मैक्स बाई आर मिन इज इक्वल टू 3:1। ये इक्वेशन है। देन a इज इक्वल टू, इसका मतलब वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है a, वो b के कितने टाइम्स है ना, वो ये पूछ रहा है, या b a के कितने टाइम्स है, जो भी। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल बोलो, आर मैक्स बाई आर मिन 3:1 है। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन पढ़ के बस स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए था ना, बाकी तो बहुत इजी है कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 3b को मैं अगर इधर ले आऊँ तो 4b इक्वल टू 2a। हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 2b हो जाएगा ना।
सही किया ना सब, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? करेक्ट। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2b, ये हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर एक और क्वेश्चन मिल गया अपने को, है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड, बट इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ सब एक बार स्क्रीन पॉज करके अच्छे से पढ़ो और समझो कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। और देखो, है ना, व्हेन वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड p है, एक का मैग्नीट्यूड q है, और उनका इंक्लिनेशन कितना है एक दूसरे से? थीटा, और इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। तो उनका जो रिजल्टेंट है ऐसा है जब, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो 2p है, ओके। व्हेन इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा, मतलब जो दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तुमने क्या बोला, एक वेक्टर तो है, एक p है और एक का मैग्नीट्यूड क्या है? q है। अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना के बराबर होगा? 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अगर एंगल 180 माइनस थीटा हो जाए, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट तुमने क्या किया, दोनों के बीच का एंगल चेंज कर दिया ना, 180 माइनस थीटा कर दिया। तो अब वो क्या कह रहा है, इससे रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड p हो जाएगा। अच्छा, तो वो तुमसे p बाई क्यू पूछ रहा है। अगर तुम सही से देखो तो यहाँ पे एग्जैक्टली p बाई क्यू कैसे निकाला जाए, ये पहले से ही क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा। तो क्या करते हैं हम, जितना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है ना, उससे अगर कुछ इक्वेशंस बन सकता है तो बना लेते हैं। क्या पता उन इक्वेशन को सॉल्व करके p बाई क्यू मिल जाए, है ना। और देखते हैं। पहला, क्या मुझे पहले वाले इक्वेशन से ये मिलेगा? मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में तुम्हें दोनों एंगल भी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, तुम्हें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता है, और तुम्हें दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इक्वेशन बना लेते हैं। बोलो रिजल्टेंट कितना है? 2p। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिजल्टेंट के स्क्वायर का इक्वेशन बना रहा हूँ ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब मैंने स्क्वायर रूट पहले ही हटा लिया ना। मुझे पता है आगे चल के इक्वेशन सॉल्व में अपने को हटाना ही पड़ेगा, तो मैं सीधा स्क्वायर में ही बना रहा हूँ। बोलो पहले वाले से क्या बनेगा मुझे? ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन का, और ये सेकेंड। तो पहले इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या पता चल गया, 4p स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगी, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2p। सिमिलरली सेकेंड में क्या करना होगा, सेकेंड इन्फॉर्मेशन से अपने को मिलेगा, रिजल्टेंट अब सिर्फ p है, तो p को स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ p स्क्वायर मिलेगा ना। यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, 2p को स्क्वायर किया था तो 4p स्क्वायर मिला था। चलो p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना। अभी भी ये दोनों तो सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? एंगल। मुझे बताओ 2pq अब क्या लिखोगे? cos 180 माइनस थीटा। मुझे बताओ क्या cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ना? क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं अभी? सेकंड क्वाड्रेंट। cos 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो cos 180 से तुम क्या माइनस कर रहे हो? थीटा। तो इसको मैं cos ऑफ थीटा लिखूंगा, जो माइनस होता है उसी का तो cos लिखते हैं, बट आगे वाला जो साइन लगाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये एंगल 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, क्लियर सभी को ये? अब तुम ध्यान से देखो, ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाया ना, इनको कुछ नंबर दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से मुझे p बाई क्यू निकालना है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मेरे इक्वेशन में सिर्फ p और q ही होना चाहिए, थीटा को तो मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि p बाई क्यू का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं दिया है, 4 ऑप्शन दिए होते तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ मुझे जो यहाँ पे आंसर चाहिए वो सिर्फ नंबर में चाहिए, मुझे थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए। क्लियर? तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, तुम ध्यान से देखो, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो ये प्लस 2pq cos थीटा और माइनस 2pq cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मुझे तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, है ना, करते हैं ऐड, आ जाओ ना। मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बोलो 4p² प्लस p² कितना हो जाएगा 5p²। ये p² प्लस p² कितना हो गया 2p²। q² प्लस q² 2q²। ठीक है, और प्लस 2pq cos थीटा और माइनस 2pq cos थीटा क्या हो गया कैंसिल। क्लियर, तो उतना ही बचा। अब ये सॉल्व हो जाएगा ना इजीली, देखो कितना आसान हो गया काम। तो यहाँ से मुझे मिलेगा p² बाई q² इक्वल टू 2/3। दिस मीन्स है ना कि p/q दोनों साइड को अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे √2/3। ये मिल गया मुझे अपना आंसर। ठीक है, √2/3। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। लेकिन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आएगा, प्रैक्टिस। क्लियर, तो तुम्हें जो भी इसके साथ में क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुम्हें प्रैक्टिस, जो पीडीएफ साथ में रहता है उसके ना, हर लेक्चर के बाद पीडीएफ नहीं होगा, बट कुछ 2-3 लेक्चर के बाद जहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा तुम देखते रहना रोज कि जिस दिन वो पीडीएफ आएगा उस दिन तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, मतलब जो भी उस पीडीएफ में क्वेश्चन रहेगा ना, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन अच्छे पढ़े किसी भी लेवल के हों, कॉन्सेप्ट सारा वही लगता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है। ये बात को माइंड में सेट कर लो। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।